नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 10 के लिए जो पुस्तक चल रही है, जिसमें हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं जो इतिहास विषय जो चलता है कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के तहत, उसके पार्ट 1 यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर यहाँ देखने जा रहे हैं, जो कि ये एनसीईआरटी आधारित पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें ही हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा एनसीईआरटी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे ये क्वेश्चन आंसर। इससे आपका बेसिक मजबूत होगा ताकि आप आने वाले किसी भी एग्जाम में आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि हमारा पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इसका अर्थ है कि विश्व इतिहास का ये टॉपिक है। तो जिन साथियों के पास विश्व इतिहास टॉपिक है वो इस वीडियो को जरूर देखें और बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों को तो देखना ही देखना है, कंपलसरी। और देखने के साथ मनन भी करे, याद भी करे और कॉपी में लिखे भी, ताकि जरूरत पड़ने पे आप पढ़ सके। हो सकता है कि हर जगह आपको वीडियो अवेलेबल नहीं हो, जैसे मान लो अगर बाद में आपको मन करा तो वीडियो देख लीजिएगा दोबारा, लेकिन मान लो आपके पास मोबाइल नहीं है, एग्जाम के टाइम पे आपको कॉपी ले जानी है, वहां आप उसको पढ़ ले। तो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के जो इतिहास की विषय चल रहे हैं, भारत और समकालीन विश्व 2, और उसमें अपना पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या उदय। तो हम पहला पार्ट ही देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो रहा है, क्या क्या उसमें कारक है, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखेंगे। तो आप ध्यान लगा के वीडियो को देखिएगा। सॉरी। तो हम अपने चलते हैं आगे, सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। पहले हम एबीसीडी देख लेते हैं कुछ प्रश्न, और उसके बाद फिर हम जो है खालिस्तान वगैरह या वन लाइनर वाला देखेंगे। तो पहले हम एबीसीडी देख लेते हैं इसके कुछ, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देख लेते हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा है ये चैप्टर तो आप पहले एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको कोई बात नहीं, आप लेकिन आपको ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। हम आपको एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे यहाँ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की सबसे पहले अभिव्यक्ति किस क्रांति के तहत हुई। ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ का। पहले तो आपको राष्ट्रवाद समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रवाद एक भावना होती है जो कि अपने जो व्यक्तिगत या जो निजी हित है उन सबको छोड़ के जो राष्ट्र के हित है उनको सर्वोपरि मानने की जो भावना होती है, वही भावना क्या होती है, राष्ट्रवाद होती है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, कि अपने निजी हितों को त्याग कर राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। समझ में आ गया कि राष्ट्र के लिए मैं मर सकता हूं, राष्ट्र के लिए मैं ये कर सकता हूं, जरूरत पड़ने पे मैं बॉर्डर पे जाके बंदूक भी चला सकता हूं, दुश्मन को मार सकता हूं, ये सब क्या है, राष्ट्रवाद है। और अगर कायरता है तो कायरता क्या है कि नहीं, मुझे तो नहीं जाना, हो सकता है मैं मर जाऊं, मरने से डर लगता है, मतलब आपके निजी हित ज्यादा हावी है आप पे, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र का हित ही आपके लिए सर्वोपरि है, अपना व्यक्तिगत हित नहीं है, वही राष्ट्रवाद है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे पहले ये जो राष्ट्रवाद है इसकी अभिव्यक्ति अपन आपको कौन सी क्रांति में देखने को मिलती है, कौन सी क्रांति ऐसी है जिसमें आपको सबसे पहले राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, या फ्रांस की क्रांति में, अमेरिका की क्रांति में, रूस की क्रांति में, या ब्रिटेन की क्रांति में। बताइए किस क्रांति में आपको सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, बताइए। तो अपना आंसर हो जाएगा क्या, फ्रांस की क्रांति। कौन सी क्रांति में, फ्रांस की। हालांकि अमेरिका की क्रांति उससे पहले हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले जो वर्तमान जो राष्ट्रवाद की बात करें उसकी जो अभिव्यक्ति आप देखोगे वो फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलेगी। और फ्रांस की क्रांति हो रही है 1789 में, ध्यान रखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई है, 1789 में। और इसी क्रांति में हमको सबसे पहले राष्ट्रवाद की झलक देखने को मिलती है, या राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। तो अपना प्रश्न का आंसर हो गया क्या, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है, वियना शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। यह तो इंपॉर्टेंट है। वियना एक देश है या
वियना, सॉरी, एक जगह है वियना जहां पे एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखना है, तो ये वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया था आप बताइए। इनमें आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आप बताइए कि वियना सम्मेलन का या वियना शांति सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। 1819 में किया गया, 1821 में किया गया, 1814 में किया गया, या फिर 1815 में किया गया। जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं, बताइए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1815। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1815। 1815 में वियना शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इनके अध्यक्ष कौन थे, ऑस्ट्रिया के जो प्रमुख हुआ करते थे, मेटरनिक। क्योंकि आपको पता है ये वियना शांति सम्मेलन 1815 में मेटरनिक इसका अध्यक्ष बना था, और उसी के अध्यक्षता में ये शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा। तो जब नेपोलियन का पतन हुआ था, उसके बाद जो नेपोलियन ने जो व्यवस्था नेपोलियन ने लागू की थी वहां पे, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए या पुनः नेपोलियन से पहली वाली व्यवस्था में लौटने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, जिसको हम वियना शांति सम्मेलन बोलते हैं, 1815 में। और उसका अध्यक्ष था मेटरनिक है। ये 1815 में आयोजित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ का, ये ध्यान रखना, कितने राज्यों का, ये 39 राज्यों का एक जर्मन जर्मनी का एक परिसंघ बना दिया था। और यहीं से हम मानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण की जो आधारशिला पड़ी थी वो यहीं से मान रहे हैं। तो बताइए कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने जर्मनी के 39 छोटे छोटे राज्यों को या छोटे छोटे प्रांतों को मिला के एक पूरा एक संगठन या एक संघ बना दिया था, परिसंघ बना दिया था, बताइए। लुई 16वां था, नेपोलियन था, हिटलर था, वाल्टेर था, बताइए। क्योंकि भाई हिटलर तो देखो, हिटलर तो ये तो बाद की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है, ये तो आएगा नहीं। तो जर्मनी का एकीकरण तो पहले हो चुका है, तो हिटलर तो आएगा नहीं। तो आप बताइए, ये लुई 16 फ्रांस का है। लुई 16 तो फ्रांस की क्रांति के समय शासक था ना, लुई 16। ये तो फ्रांस की जब क्रांति हुई 1789 में, फ्रांस की क्रांति के समय ये तो शासक था फ्रांस का। फ्रांस की क्रांति के समय शासक था कौन, लुई 16। इसी के समय तो फ्रांस की क्रांति हुई है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन। ध्यान रखना, नेपोलियन जब अपने विजय अभियानों पे था, तो उन्होंने जब जर्मनी पे विजय अभियान किए थे, या तो उसके छोटे छोटे प्रांतों को मिला के उसने एक 39 राज्यों का एक परिसंघ बना दिया था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन। ध्यान रखना, 39 राज्यों का एक जर्मन परिसंघ बनाने वाला कौन था, नेपोलियन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789। अगला एक प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। ये तो आपको पता ही होगा, वियना सम्मेलन अभी मैंने बता ही दिया। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो अभी मैंने बताया था, ऑस्ट्रिया, मेटरनिक। मेटरनिक वियना सम्मेलन का क्या था, अध्यक्ष था। और ये मेजिनी, गेरिबाल्डी, काउर, आपको ध्यान रखना, ये भी अभी अपने आगे आएंगे, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय, ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति के समय कब, 1789। और शासक कौन था, लुई 16। कौन था, लुई 16। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, बताइए। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में कौन से राजवंश का शासन था, शासक तो लुई 16 हो गया। अब आप बताइए कौन से शासक, कौन से वंश का शासन था फ्रांस में। क्या बुर्बो वंश था, हेब्सबर्ग था। हेब्सबर्ग तो ऑस्ट्रिया में है, ये चाइना में है। रोमनाव वंश था क्या, बुर्बो वंश था। तो अपना आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था, और फ्रांस की क्रांति के बाद इस वंश का, इस राजवंश का शासन फ्रांस से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बुर्बो वंश। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, बुर्बो राजवंश का। अब एक और प्रश्न अपने पास आया है, कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य इनमें से कौन सा था, बताइए। कार्बोनरी, ये कार्बोनरी गुप्त संगठन थे, तो बताइए कि सदस्य इनमें से कौन सा था।
कार्बोनरी क्या है, गुप्त संगठन है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सदस्य इनमें से कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेजिनी या मैथ्सिनी। यूसिप है मैथ्सिनी, ये कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन है उनका सदस्य था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यूसिप है मैथ्सिनी, यही कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बताइए। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम प्रथम, बिस्मार्क, काउर, नेपोलियन तो अभी देखा था, इन्होंने प्रारंभ में 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ बनाया था। लेकिन जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में है, किसको इसका श्रेय जाता है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क, ओटोमोन बिस्मार्क, ओटोवोन बिस्मार्क बोलते हैं, इसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसीलिए जर्मनी के एकीकरण का श्रेय हम किसको देते हैं, ओटोवोन बिस्मार्क को। अगला प्रश्न है कि किस देश का नारी प्रतीक रूपक मरियान है? ये क्या है, नारी का प्रतीक रूपक मरियान था, ये हमको बताना है। बताइए कि किस देश का नारी का प्रतीक रूपक मरियान था? ये एक चित्र था, आपकी किताब में दिया गया है, अपनी किताब में आप देखोगे मरियान का चित्र दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये किस देश से संबंधित था, या किस देश का था। तो चीन का है, रूस का है, भारत का तो आपको पता है, भारत का तो आपको वैसे पता होता, भारत का तो होगा नहीं, तो अपना आंसर भारत होगा नहीं। तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। तो मरियान जो है किस देश का प्रतीक नारी था, या नारी का प्रतीक रूपक, ये फ्रांस का था। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्रांस। और ये सारे अपने आंसर देख लिए। ये जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क हो जाता है, कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य मेजिडी, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में कौन से राजवंश, बुर्बो राजवंश। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, मेटरनिक। इसके अलावा देखें तो 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ का गठन किसने किया, नेपोलियन ने। वियना शांति सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। और राष्ट्रवाद की सबसे पहले व्यक्ति फ्रांस की क्रांति में। ये प्रश्न हमने देखे हैं। अब हम अगले प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया, बताइए। एकीकृत इटली मतलब एकीकरण के बाद, कि जब इटली का एकीकरण हो गया तो उसके बाद इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया, बताइए। ये तो आप किताब में दिया गया, आपने अगर पढ़ा होगा इटली का एकीकरण। तो जब इटली का एकीकरण हो जाता है तो इटली के एकीकरण के बाद इमैनुअल द्वितीय को, वहां का सम्राट इमैनुअल द्वितीय है, इमैनुअल द्वितीय को जो है इटली का सम्राट घोषित किया जाता है। ठीक है, तो इमैनुअल द्वितीय है एकीकृत इटली के बाद उसका सम्राट घोषित किया जाता है। इसके बाद अपना जोलवेरिन संघ का गठन कब किया गया, जोलवेरिन संघ, जोलवेराइन एक संघ है, तो जोलवेराइन संघ का गठन कब किया गया था, 1836 में, 1834 में, 1840 में या 1844 में, बताइए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1834 में एक संघ बनाया गया था, जोलवेराइन संघ, जिसमें जो देश शामिल थे वो अपने देशों के अंदर चुंगी मुक्त व्यापार कर सकते थे। मतलब एक देश से दूसरे देश में अगर जाओगे तो आपको चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि एक देश से दूसरे देश में जाओगे, सीमाएं थोड़ी दूर पे बदल जाया करते थे, तो चुंगी लगती थी, तो एक देश से दूसरे, तो काफी दूर जब जाता तो उससे उस सामान का जो कीमत होती है वो काफी बढ़ जाती थी। तो इन्होंने एक संघ बना लिया, जोलवेराइन संघ। उस संघ के आपस में कर मुक्त व्यापार अपनाया। तो जोलवेराइन संघ का गठन कब किया गया, 1834 में। ये अपने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए 10 जो हमने देखे हैं। अब हम कुछ वन लाइनर वाले या एक लाइन वाले कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में तो क्या होता है कि चार जो ऑप्शन होते हैं उसके आपकी आंखों के सामने होते हैं, और अगर आपके माइंड से निकल भी जाता है तो उनको देख के हो सकता है याद आ जाए, लेकिन यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ आपको प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न को ध्यान करना है माइंड में, और उसका आंसर दिमाग में लाना है, तभी जाके आप वहां लिख पाओ। समझ रहे हो?
तो यहाँ क्या करना, आपको प्रश्न पढ़ना जैसे कि किस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया गया था, बताइए कौन सी संधि हुई थी जिसके तहत यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। आपके सिलेबस में है यूनान, तो बताइए कौन सी संधि के तहत यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि। और कुस्तुनतुनिया की संधि कब हो रही है, 1832 में। कब हो रही है, 1832 में। कौन सी संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। और इस कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत कौन सा नया राष्ट्र बनता है, यूनान। कौन सा नया राष्ट्र बनता है, यूनान। ठीक है, तो यूनान कौन सी संधि के तहत स्वतंत्र हुआ, कुस्तुनतुनिया की संधि। और कुस्तुनतुनिया की संधि कब हो रही है, 1832 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य क्वेश्चन है, ये आ सकता है पूरे चांस है। और ये काफी कंपटीशन एग्जाम में तो पूछा गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर फर्स्ट ग्रेड लो या और जिसमें वर्ल्ड इतिहास पूछा जाता है, वहां तो ये पूछा गया है कि बताइए कि यह शब्द किसके थे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस एक इंपॉर्टेंट राज्य है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब वह छींक दिया तो इसका मतलब पूरे यूरोप को ही सर्दी जुकाम हो गया। तो बताइए, और तो यह जो उक्ति है ये किसकी है, मेटरनिक। ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। उसने कहा था कि अगर फ्रांस छींकता है तो समस्त या बाकी के यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसने कहा मेटरनिक। तो मेटरनिक ने अभी अपने देखा था 1815 में जो वियना शांति सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, मेटरनिक करेगा। यह वही मेटरनिक है। तो मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला ये अपने देख लिया कि फ्रांसीसी क्रांति की रूपक मरियान थी, प्रतीक चिन्ह क्या थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलंकी। ये उस चित्र में आप जब किताब में देखोगे मरियान का चित्र तो आप देखोगे लाल टोपी है, कलंकी है और जो है तिरंगा है। ये मरियान का प्रतीक चिन्ह भी थी ये। और ये इसका कौन सी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में नहीं थी, ये बताइए। ये शब्द किसने कहे थे कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में नहीं थी। तो ये एक व्यक्ति था गोटफ्रीड, जिसको बोलते हैं योहान गोटफ्रीड, जो कि जर्मनी के एक दार्शनिक हुआ करते थे। गोटफ्रीड जर्मन दार्शनिक थे गोटफ्रीड, और इसने कहा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति हाँ निहित है उसके आम लोगों में ही निहित है सच्ची जर्मन संस्कृति। तो ये वाक्य किसका है, जर्मन योहान गोटफ्रीड का। अगला प्रश्न है, ज्यूसेppe मैत्सिनी द्वारा गठित संगठनों के नाम बताइए। यानी कि मेजिनी के द्वारा कौन कौन से संगठनों की स्थापना की गई थी या कौन कौन से संगठनों का गठन किया गया था, आपको बताना है। ज्यूसेppe मैत्सिनी या मेजिनी के द्वारा कौन कौन से, बताइए आप। तो पहला तो अपना हो गया यंग इटली, यानी कि युवा इटली, और दूसरा होगा यंग यूरोप। तो दो संगठन ध्यान रखना, यंग का मतलब था युवा, तो एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप। युवा इटली और युवा यूरोप, ये दो संगठन बनाए थे ज्यूसेppe मैत्सिनी ने। कौन कौन से, यंग इटली और यंग यूरोप। अगला अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, बताइए। फ्रांस की क्रांति का नारा काफी बार पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति का नारा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे संविधान में भी ये नारा लिया गया है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी ये इस नारे को आप देख सकते हैं, इसकी झलक आप देख सकते हैं। तो बताइए, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आपने भारत की प्रस्तावना पढ़ी होगी, उसमें स्वतंत्रता शब्द भी है, समानता शब्द भी है और बंधुत्व शब्द भी है। ये शब्द जो लिए गए हैं भारत की प्रस्तावना में वो फ्रांस की क्रांति से ही लिए गए हैं साथ। तो फ्रांस की क्रांति का नारा क्या होगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई है उसका प्रमुख नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति का नारा हो गया। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक चिन्ह टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ क्या है। तो सिंपल सी बात है, टूटी हुई बेड़िया स्वतंत्रता की ओर इशारा करती हुई है। तो एक तो जकड़ी हुई बेड़िया, हाथ पैरों में अगर बेड़िया दिखा रखा है किसी तरह, इसका मतलब है कि वह गुलामी का प्रतीक है।
और अगर उन वेड़ियों को तोड़ते हुए दिखाया गया, टूटा हुआ दिखाया गया है, तो सिंपल सी बात है, स्वतंत्रता का प्रतीक है कि गुलामी की वेड़ियों को तोड़ के स्वतंत्र हुआ है। तो टूटी हुई वेड़ियां किसको इंगित करती है? स्वतंत्रता की ओर। तो फ्रांसीसी क्रांति के प्रत्येक चिन्ह टूटी हुई वेड़ियों का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता। ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। और फ्रांस की क्रांति का नारा क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यंग इटली और यंग यूरोप किसके संगठन है? जिसपे मैक्सिनी। और ये गोटफ्रीड हो गया, ये मरियान का चित्र हो गया, ये मेटरनिक हो गया, जिसने कहा था, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर है मेटरनिक, इसने कहा था कि अगर फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या समझ में आ रही है? अगले बढ़े, आगे देखो। ये अपने पास जोलवरीन संघ आ गए। तो जोलवरीन क्या है? एक संघ है, ये तो पता ही है। जोलवरीन क्या है? संघ है। तो जोलवरीन संघ से आप क्या समझते हैं बताइए? जोलवेराइन संघ से क्या समझते हैं? तो जोलवेरिन संघ से क्या समझते हैं तो बताइए कि 1800, पहले तो अपनी स्थापना देख ली 1834 में। 1834 में प्रशा के नेतृत्व में गठित किया गया एक शुल्क संघ था। क्या था? एक ध्यान रखना, शुल्क संघ था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक संघ है, प्रशा के नेतृत्व में गठित हो रहा है, 1834 में गठित हो रहा है। और यह क्या है? एक शुल्क संघ है। शुल्क संघ मतलब इसमें शामिल जो भी देश होंगे ना, अब वो आपस में जो भी व्यापार करेंगे तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि शुल्क मुक्त व्यापार करेंगे, या फिर जो भी नीतियां बनाएंगे वो आपस में बैठ के बनाएंगे, क्या लेना है क्या नहीं लेना। मतलब कोई भी देश अलग अलग बनाते हैं तो फिर दिक्कत आती है। अब पूरे संघ का एक करके एक नियम बनाएंगे तो आसानी रहेगी, व्यापार में आसानी रहेगी। तो यह एक शुल्क संघ है। जोलवेरिन संघ क्या है? एक शुल्क संघ है, जो कि 1834 में बना था और प्रशा के नेतृत्व में बना था। ठीक है, इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल। अगला प्रश्न है, रूमानीवाद क्या है? ध्यान रखना, रूमानीवाद। तो रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है। क्या है? आंदोलन। आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था तथा इसने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की क्या की? आलोचना। रूमानीवाद मतलब जो कह दिया उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, ये कह दिया ये सही है, मानना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा आंदोलन है जो कि किसी खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाह रहा है कि नहीं, राष्ट्र के लिए ये कह दिया तो ये कह दिया, अब इस पर आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते ये गलत है ये सही। रूमानीवाद क्या है? एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था और इसने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की कि नहीं, विज्ञान ऐसा नहीं है, विज्ञान ऐसा नहीं कर सकता, उस सब की आलोचना की। और पूरे तर्क वितर्क को भी इसने क्या कर दिया? उसकी भी आलोचना की। तो ये क्या है? रूमानीवाद है। तो रूमानीवाद सांस्कृतिक आंदोलन है जो कि क्या करना चाहता है? एक राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञानवाद का क्या किया गया है? आलोचना की गई है। ये रूमानीवाद। अगला है, स्कॉटलैंड का यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार विलय किया गया? बताइए, स्कॉटलैंड का यूके में किस प्रकार क्या किया गया? विलय किया गया। तो देखना, एक्ट ऑफ यूनियन समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके का गठन हुआ। तो यूके का गठन एक्ट ऑफ यूनियन समझौते के तहत हुआ। ये तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन हो गया, जिसके तहत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा लिया तथा स्कॉटलैंड की राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से क्या कर दिया? दबा दिया। तो दोबारा मैं बता देता हूं आपको, स्कॉटलैंड का यूनाइटेड किंगडम में किस प्रकार विलय किया गया, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान देना, तो पहला तो हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया, जो कि एक्ट ऑफ यूनियन समझौते के तहत हुआ। इसके तहत क्या हुआ? इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा लिया और स्कॉटलैंड की जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनको भी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने दबा दिया। इस प्रकार इंग्लैंड ने या यूके ने स्कॉटलैंड पे अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, या उसका यूके में विलय कर लिया। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए जिनके आंसर आपको ध्यान रखने हैं, कॉपी में नोट कर ले। एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, या वीडियो जब 2-3 बार देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन ठीक से याद हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब आगे हम चलते हैं। आगे आप देख रहे हो यहाँ दीर्घ उत्तरीय कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको एक लाइन से अधिक में देने हैं। तो यहां हम देखते हैं,
तो अगला प्रश्न हमारा वियना संधि के प्रमुख प्रावधान क्या है? वियना संधि कब हुई? 1815। और इसका अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर भी था। ऑस्ट्रिया का था, ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया एक यूरोप का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप। तो यह ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखना। तो वियना संधि के ये पूछ रहा है कि प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो पहला तो हो गया कि बुर्बोवंश की सत्ता को पुनः बहाल कर दिया। हमने देखा था कि बुर्बोवंश फ्रांसीसी क्रांति के समय था। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है बुर्बोवंश की सत्ता समाप्त हो जाती है, उसके बाद नेपोलियन आ ही जाता है। लेकिन जब नेपोलियन का पतन हो जाता है, नेपोलियन का पतन कब? 1815। और 1815 में कौन से युद्ध के बाद? वाटरलू के युद्ध के बाद। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। और इस युद्ध के बाद किसका पतन हो जाता है? नेपोलियन का पतन हो जाता है, ध्यान रखना। तो नेपोलियन का पतन जो है तो कौन से युद्ध के बाद होता है? वाटरलू के युद्ध के बाद। और वाटरलू का युद्ध कब होता है? 1815 में। तो उस युद्ध के बाद एक शांति सम्मेलन किया गया, जिसको हम वियना शांति सम्मेलन बोलते हैं। तो पहला तो क्या हुआ कि बुर्बोवंश की जो सत्ता समाप्त हो गई थी फ्रांस की क्रांति के बाद, उसको वापस से पुनः बहाल किया गया। नेपोलियन के अधिकार वाले प्रदेशों को फ्रांस से वापस लेना, कि नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था उन क्षेत्रों को वापस लिया। तीसरा है कि फ्रांस के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दी गई, कि फ्रांस अब और ज्यादा विस्तार नहीं करेगा। चौथा है कि 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ को बनाए रखना। जो नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का एक परिसंघ बनाया था, उसको उन्होंने विघटित नहीं किया, बल्कि वो बना रहा। उसके बाद यूरोप में एक नई व्यवस्था स्थापित कर दी। और बाद में है नेपोलियन के शासन के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त। क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो इनका यही था कि नेपोलियन के द्वारा जो जो परिवर्तन किए गए उन सभी परिवर्तनों को समाप्त करना या वापस पुनः उसी स्थिति में ले जाना। तो यह अपने इस उद्देश्य में सफल भी रहा। मेटरनिक तो यही चाहता था। तो ध्यान रखना है कि वियना शांति सम्मेलन में प्रावधान क्या किया गया? बुर्बोवंश की सत्ता पुनः बहाल की गई। नेपोलियन ने जिन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था उनको वापस लाया गया, वापस फ्रांस के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दी गई। 39 राज्यों का जो जर्मन परिसंघ बनाए उसको बनाए रखा। एक नई व्यवस्था यूरोप में लागू की। यह नेपोलियन के द्वारा जो जो परिवर्तन किए गए थे उन सभी परिवर्तनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया इस वियना शांति सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, तो ये उसके प्रावधान थे। अगला प्रश्न है हमारा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। इसकी एकीकरण की प्रक्रिया तो आपको बताना है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया बतानी है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को बताना है तो कुछ याद कीजिए, किताब खोलिए। तो हम यहां देखते हैं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले देखते प्रारंभ में इटली हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो इटली पे प्रारंभ में कौन से वंश का शासन? हैब्सबर्ग साम्राज्य। इसके बाद देखो 1830 के दशक में मेजिनी ने, ये अपने देख लिया, यंग इटली और इसके अलावा यंग यूरोप। तो ये तो हो गया कि प्रारंभ में इटली पे हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। 1830 के दशक में मेजिनी ने एक गुप्त संगठन बनाया, यंग इटली। यंग इटली नामक गुप्त संगठन का निर्माण करके एकीकृत इटली के निर्माण के लिए एक कार्य योजना का गठन कर लिया मेजिनी ने। इसके बाद देखें तो 1831 और 1848 के विद्रोह के असफल होने के बाद इटली के एकीकरण का दायित्व यह विक्टर एमेनुअल द्वितीय के हाथों में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें तो काउर ने फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट के मध्य कूटनीतिक संधि संपन्न कराई। तो ये मेजिनी, काउर, अब आगे गेरिबाल्डी और रहेगा, ये इटली के एकीकरण से संबंधित है। मेजिनी आ गया, अब हमारा काउर आ रहा है। तो काउर ने क्या किया? फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट के मध्य कूटनीतिक संधि कराई। तो जब भी अगर इनके किसी दूसरे देश के बीच युद्ध होगा तो फ्रांस उसकी क्या करेगा? सहायता करेगा। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद 1861 में इमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का क्या घोषित किया गया? सम्राट घोषित किया गया। ध्यान रखना है, ये प्रश्न अभी हमने देखा था कि एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? इमेनुअल द्वितीय को। अगला प्रश्न है हमारा कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ? ये हमारा इटली का एकीकरण है, जिसमें मेजिनी जो है, मेजिनी, काउर, गेरिबाल्डी, इनका नाम हम यहाँ इटली के एकीकरण में देखते हैं। अब हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण।
तो जर्मनी का एकीकरण आप बताइए, आपको कुछ याद है तो आप पहले रिमाइंड करिए जर्मनी के एकीकरण के संबंध में आपको क्या क्या याद। तो पहले तो देखते हैं जर्मनी के एकीकरण में कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हो रहा है, प्रसा के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हो रहा है, प्रसा के नेतृत्व में हो रहा है। आगे देखते हैं बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया क्या है, जनक है, ये हमने देखा ही था। बिस्मार्क को था, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया क्या है, जनक है। आगे देखते हैं 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत मिली। अगला है 1871 में वर्साय में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। मतलब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया इसी के साथ क्या हुई है, पूर्ण हुई है। तो आपको इसमें मेन बातें क्या करेंगे, पहले तो जर्मनी के एकीकरण किसके नेतृत्व में पूर्ण हुआ, प्रसा के नेतृत्व, प्रसा एक राष्ट्र है वहां का जर्मनी का। और दूसरा इसका जो जनक माना जाता है वो बिस्मार्क को माना जाता है, ओटो वन बिस्मार्क, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को और फ्रांस को 3 युद्धों में पराजित करके किसका एकीकरण पूर्ण हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। अगला है 1871 में वर्साय में, 1871 में जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 में पूरा हुआ। और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या घोषित किया गया, सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, 1871 में। और विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या घोषित किया गया, सम्राट घोषित किया गया। तो किन किन को युद्ध में हरा के जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क और फ्रांस को। किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, प्रसा के नेतृत्व में। और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक कौन है, बिस्मार्क है। ये बातें आपको इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इतनी बातें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप और जो बातें रह गई है वो आप किताब से आप पढ़े। सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये चीजें रिवाइज होती रहेगी और आपके मन में या आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी, ताकि आपको एग्जाम के दौरान कोई समस्या नहीं आएगी। आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। सभी का एक बार मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।